तो कैसे हो मेरे चित्रों गाइस, आज की इस वीडियो में आपको सीटेट पेपर 1 का जो है ईवीएस के जो है पीवाईक्यू कराने वाला हूं। संपूर्ण व्याख्या होने वाली है और आज जो है मैं आपको पेडागोजी के जो है 15 बाय 15 क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूं। हर एक क्वेश्चन डिटेल में होगा, जैसा कि आप सभी को मालूम, अगर आपने मेरे चैनल से पढ़ रखा है तो हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। और ये हमारा जो है पार्ट 6 वीडियो, इससे पहले हमने टोटल पार्ट 1 2 3 4 5 जो हमने बना रखे हैं, उनकी जो प्लेलिस्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हमने सीटेट सीडीपी का पूरा कोर्स करा दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको भी जो आप जरूर देख लेना। उसकी भी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। यानी कि आप सभी को मालूम है कि जो है 6 थीम जो है एनसीएफ के द्वारा सुझाए गए हैं ईवीएस के लिए, जो बच्चों को जो है हमें पढ़ाना है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो थीम से जो है बहुत ज़्यादा जो है इंटरकनेक्ट करके जो है पढ़ते हैं। वो 6 थीम मैंने आपको एक्सप्लेन भी अच्छे से कर रखे हैं। तो वो 6 थीम कौन कौन से हैं वो आपको जो है बताने हैं। और इसमें जो है कोई एक थीम जो है उन्हीं में से 6 थीम में से एक दे रखा है, तो वो आपको बताना है। पहला है पदार्थ, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। देखो भी मैटर की कोई बात ही नहीं की है। प्राकृतिक संसाधन आपको लग सकता है, लेकिन ऐसे कुछ भी जो है हमारी थीम नहीं है। हमारी थीम कौन सी है? परिवार में मित्र है, घर है, आवास है, भोजन है, पानी है, और उसके बाद यात्रा है, और उसके बाद जो चीज़ें हम करते हैं और सीखते हैं, ये है हमारी जो है मतलब टोटल 6 थीम। तो देख लो भाई इसमें से कौन सा है। चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, यही जो है हमारी एक थीम है। ये लास्ट वाली थीम है। यानी कि आपको क्या चाहिए, एक मनुष्य के जीवन में उसको क्या चाहिए कि एक घर परिवार है, उसको जो है एक रहने के लिए घर, उसको जो है पहले परिवार में मित्र चाहिए, उसके बाद रहने के लिए घर चाहिए, उसके बाद खाने के लिए खाना, पानी, उसके बाद थोड़ा बहुत जब ये सारी चीज़ें से जो है इंसान पूर्ण हो जाता है, जब आपकी नौकरी वोकरी लग जाएगी, तो क्या जीवन भर आप सिर्फ नौकरी थोड़ी करते रहोगे? नौकरी तो करोगे ही, वो तो एक लाइफ का पार्ट है, लेकिन भाई घूमना फिरना भी तो होगा। घूमने फिरने के बाद जो काम है आपके वो भी तो करोगे। ऐसे थोड़ी कि सिर्फ खाओ पियो और जो है मतलब घर में पड़े रहो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इन 6 थीम के माध्यम से जो है ना हम बच्चों को जो अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है उपख्यान अभिलेख। उपख्यान अभिलेख कौन से होते हैं? एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। जो मैंने रिकॉर्ड सीडीपी में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। मैं क्यों बोलता हूँ, जो सीडीपी जो सब्जेक्ट है ना, वो हर एक जो सब्जेक्ट के जो है मतलब पेडागोजी में आपको काम आएगी। तो जिसने सीडीपी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं मतलब अच्छे से नहीं जो है पढ़ा है, तो वो जो है पहले जो है सीडीपी को अच्छे से पढ़ ले इस वीडियो के बाद, और वो जो है आपको डेफिनेटली काम आएगी। और उसकी जो है नोट्स अच्छे से बनाने, नोट्स भी मैंने आपको जो है फ्री में ई बुक मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे पिन कर रखा है। वहाँ से आप टेलीग्राम से जो है वो सारे आप जो है नोट्स बना सकते हो, ई बुक से जो है सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। मतलब कंटेंट बहुत सारे पढ़ने के लिए, सिर्फ आपको जो है एक माइंड सेट बनाना होगा कि भाई हमें क्या चीज़ें कहाँ से। ऐसे नहीं कि कुछ चीज़ें मेरे से पढ़ ली, कुछ चीज़ें जो है अदर यूट्यूब चैनल से पढ़ ली, कुछ चीज़ें उसके चैनल से पढ़ लिया, तो इस तरीके से आप नहीं पढ़ पाओगे। हाँ, आप ये कर सकते हो कि जैसे कि 5 सब्जेक्ट है, हमारा जो है सीडीपी है, मैथ है, ईवीएस है, हिंदी और इंग्लिश। तो आप ये कर सकते हो कि जो सब्जेक्ट जिस टीचर से आपको अच्छा लगे वहाँ से आप पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ो उसी टीचर से जिसका समझ में आ रहा है। ऐसे नहीं कि कभी उस टीचर का भी पढ़ लिया, फिर उसके जो है उसने पीआईक्यू डाले उसके भी पढ़ लिए। इस तरीके से जो ना आपका जो ज्ञान है ना वो स्थायी नहीं रहेगा आपके जो दिमाग में जो है ना, क्योंकि 10 टीचर 10 रंग की बात बताएंगे। 10 टीचर जो है, अगर मैं ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड अभी आपको समझाऊंगा ना, तो यही जो दूसरा टीचर है वो थोड़े अलग तरीके से समझाएगा। तो आपके दिमाग में जो है ना बैलेंस होना चाहिए। डिसबैलेंस हुआ तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाओगे, जो कि मैंने आपको पियाजे की थ्योरी में अच्छे से बता रखी है किस तरीके से जो है एक बच्चे के दिमाग में जो है बैलेंस होना चाहिए। अगर डिसबैलेंस हुआ तो फिर वो जो है फिर कंफ्यूज रहेगा हर समय। उपख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? मतलब कि उपख्यान एक रिकॉर्ड है जिसमें हम बच्चों के जो है बारे में जो हम सारी चीज़ें जो स्पेसिफिक चीज़ें वो करता है, उन चीज़ों का रिकॉर्ड हम रखते हैं। तो इसमें पूछा है कि इस रिकॉर्ड में हमें क्या दर्ज नहीं करना है, ये आपको बताना है। इसका फर्स्ट है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, क्या ये है? उसके बाद निर्णय वाले कथनों को लिखना, क्या ये है? उसके बाद है मजबूती और कमजोरियों की पहचान करना, जो बच्चों में जो है कोई भी मजबूती है। हम ये जो रिकॉर्ड है एनेक्डोटल रिकॉर्ड वगैरह, जो पोर्टफोलियो वगैरह, ये क्यों बनाते हैं? ताकि जो जैसे कि मतलब बच्चा फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास से वो सेकंड क्लास में जाएगा, सेकंड क्लास से थर्ड क्लास में जाएगा। सोचो, अगर जो फर्स्ट क्लास की जो टीचर है उसने बड़ी मेहनत से जो उसके बारे में जाना समझा सब कुछ किया,
सेकंड क्लास में जब जाएगा तो फिर क्या उस टीचर को भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर, फिर वो पढ़ाएगी कब, नहीं पढ़ा पाएगी ना। उसका तो आधा टाइम यही निकल जाएगा कि भाई कुछ महीने तो निकल जाएगा कि भाई बच्चों के बिहेवियर के बारे में, बच्चों के जो है क्या कमी है, किस चीज़ में वो अच्छा है, इस सारी चीज़ों को जानने में उसका काफ़ी समय चला जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड जो है मेंटेन करते हैं, और जैसे ही बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाता है तो उस टीचर को हम हैंड ओवर वो रिपोर्ट कर देते हैं। तो टीचर को कितना टाइम लगता है कि अच्छा ये है मोनू है, अच्छा मोनू की क्या क्या, अच्छा मोनू ने ये अचीवमेंट किया प्रीवियस क्लास में, अच्छा मोनू की ये जो है मतलब कमी है। तो वो सारी चीज़ें जो है टीचर्स तुरंत पढ़ के जो उसके बारे में जो एक ओवरऑल आइडिया उसको मिल जाता है। उसके बाद बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो देखो भाई डी ऑप्शन तो बिल्कुल होगा कि भाई बच्चे की जो कोई भी रुचि किसी चीज़ में वो अच्छा है तो उस चीज़ को हम जो है उपख्यान अभिलेख में जो है उसको जरूर मेंशन करेंगे, ताकि जो आगे आने वाली क्लासेस में जो है टीचरों को मालूम हो। उसके बाद बच्चों की मजबूती और कमजोरियों की पहचान, बच्चा किस चीज़ में लैक कर रहा है, क्या चीज़ें बच्चे की बहुत ज़्यादा जो है मतलब मजबूत है, इन सारी चीज़ों को जो है कौन से मजबूत पक्ष है कौन से कमजोर पक्ष है उपख्यान अभिलेखों में जो है हम मेंशन करेंगे। तो सी भी होगा। लेकिन निर्णय वाले कथन, जैसे कि कोई भी निर्णय ले रहा है बच्चा या कोई भी टीचर उसके ऊपर कोई निर्णय, क्या हर चीज़ थोड़ी उसमें मेंशन कर देंगे? ऐसे करके तो वो पूरी एक महाभारत बन जाएगी। महाभारत थोड़ी टीचर, ऐसे तो टीचर बोलेगी इस महाभारत को पढ़ने से अच्छा तो मैं बच्चे को 15 दिन में समझ जाऊंगी, तो ये नहीं है। उसके बाद मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, ये भी जो है नहीं हम इस चीज़ में मेंशन करते हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड मेंशन नहीं करते, थर्ड और फोर्थ मेंशन करते। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है, ए और बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, क्योंकि नहीं पूछा है ना, ये तो मेंशन करते हैं ना, तो नहीं तो ये करेक्ट आंसर हुआ ना दोनों। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में नहीं को जो है विशेष तौर पे अच्छे से ध्यान में रखना इस चीज़ को। उसके बाद ये इसका जो है फर्स्ट और मतलब मेनली आइडेंटिफाई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन और राइटिंग जजमेंट स्टेटमेंट, ये दोनों जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एकीकृत कक्षा कौन सी होती है बताओ भाई? जो इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम होती है वो कौन सी होती है? एक इंक्लूसिव क्लासरूम होती है, समावेशित क्लासरूम, जहाँ पे जो है बच्चों की नीड के अनुसार उसको जो है शिक्षा दी जाती है। और एक होती है इंटीग्रेटेड, जिसमें जो हम और भी काफ़ी सारे विषयों को जो हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो किस तरीके से जो हम योजना बनाएंगे, चलो भाई, एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। अभी मैंने क्या बताया आपको, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि ईवीएस की कक्षा में जो हम 1 से 2 विषयों को, जैसे कि हमारा साइंस हो गया, उसके बाद एसएसटी हो गया, इन सबको जो हम इंटीग्रेट करके पढ़ाएंगे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। अलग योजनाओं के अलग नहीं करना है इसमें। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापक, मैंने क्या बताया, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक ही कक्षा में पढ़ाना है, फर्स्ट ऑप्शन है। अलग अध्यापक तो भाई जो है सेकेंडरी लेवल पे होता है। उसके बाद पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसका फर्स्ट ऑप्शन इंटीग्रेट करके, एनसीएफ 2000 भी तो बोलता है कि हमें जो ईवीएस जो है ना इंटीग्रेट करके पढ़ाना है। उसके बाद इस वीडियो का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने के लिए कहा। पुनीत चाहता क्या है? पुनीत क्या चाहता है इस चीज से? मतलब कि एक जो पुनीत है वो अपनी कक्षा 5वीं के जो बच्चों को जो क्या करता है, मानव शरीर का एक मतलब जो एक रूपरेखा दिया, मतलब मानव शरीर कैसा होता है, कौन सा ऑर्गन कहाँ पे, कौन सा ऑर्गन कहाँ नहीं है, और जो मानव है ना, इसके बाद क्या करना चाहता है वो जो है भोजन के बारे में जो है बच्चों को पढ़ाना चाहता है। इससे पहले जो है वो क्या करता है, पाचन तंत्र को जो है बच्चों को कहता है कि भाई पाचन तंत्र जो है हमारी बॉडी में जो है यहाँ पे इस चीज का जो है आप क्या करो, इस चीज को जो है आप यहाँ पे जो है चित्र बनाओ। तो ऐसा करके पुनीत क्या चाहता है ये आपको बताना है। परीक्षण करना कि विद्यार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार को प्राप्त करना, बोल सकते हैं भाई पाचन से संबंधित हम देखना चाहते हैं कि शिक्षार्थियों के क्या विचार है, उस चीज़ों को हम प्राप्त करेंगे। उसके बाद जब हम भोजन पढ़ाएंगे भोजन के बारे में, तो बच्चे को और अच्छे से समझ में आए किस तरीके से जो भोजन हम खाते हैं वो हमारे पाचन तंत्र के द्वारा जो है पचाया जाता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो है बच्चे को अच्छे से ज्ञान होगा। तो सेकेंड ऑप्शन हो सकता है। और भी देख लेते इससे अच्छा ऑप्शन है कोई, अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान। भाई एक चीज बताओ मुझे, अगर बच्चे में यही देखना है कि भाई वो अच्छा ड्राइंग कर पा रहा है कि नहीं, तो वो क्या शरीर के पाचन तंत्र बनाने के लिए बोलेगा? और भी नेचर का पिक है और भी कई सारे चित्र होते हैं, उनको बनाने के लिए बोलेगा कि फिर खाली वो पाचन का बोलेगा? तो नहीं भाई, इसका थर्ड ऑप्शन भी गलत है। पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन, नहीं भाई ऐसा भी हमें नहीं करना है कि किस बच्चे ने अच्छा बनाया किस बच्चे ने बेकार बनाया, ऐसे करके हमें बच्चे का जो है मूल्यांकन नहीं करना है। तो इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को जो है हमें प्राप्त करने की, क्या जो है बच्चे सोचते हैं और क्या बच्चे जो है सीखे हैं। एलिसिट स्टूडेंट आइडियाज रिलेटेड टू डाइजेशन, ठीक है भाई,
ये इसका करेक्ट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। एक होता है रचनात्मक आकलन, एक होता है योगात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन में जो है सुधार की जो है गुंजाइश होती है, लेकिन योगात्मक आकलन में सुधार की जो है गुंजाइश नहीं होती है। FA ऐसे फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट मैंने आपको बहुत अच्छे से CTP में जो है अच्छे से करा रखे हैं। मुझे पता है काफी बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ एक ही इशू रहता है कि वो जो है ना वो रिवीजन नहीं करते हैं, और यदि वो रिवीजन करते भी तो अच्छे से रिवीजन नहीं करते, क्योंकि जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ ना, जितने शॉर्ट्स नोट्स में पढ़ाता हूँ ना, जैसे यहाँ पे आया रचनात्मक आकलन, आपको तुरंत वो सारे पॉइंट्स आपके माइंड में फीड होने चाहिए थे कि जो रचनात्मक आकलन में होता है, इसमें क्या होता है कि जो इसमें जो है निदान व उपचार की जो है गुंजाइश होती है, इसमें बच्चे को जो है हम सुधार सकते हैं, बच्चा कोई भी गलत चीज कर रहा है तो उसको हम सुधार सकते हैं। लेकिन इसी के अपोजिट जो योगात्मक आकलन है उसमें सुधार नहीं हो सकता। अगर हमारे बोर्ड में इतने मार्क्स हमारे 10वीं में आ गए तो उसको अब हम सुधार नहीं सकते, वो हमारे नंबर जो है आजीवन के लिए फिक्स हो गए। वही अगर हमारे 10वीं में किसी यूनिट टेस्ट में कम नंबर आए, मॉक टेस्ट में कम नंबर आए, तो उसमें हम सुधार सकते थे। तो देख लेते हैं भाई, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, क्या ये है? इसमें नहीं पूछा, ठीक है भाई। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, नहीं भाई ऐसा तो कुछ है नहीं। और भी देख लेते हैं, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। बिल्कुल भाई, ये तो करता है भाई। अधिगम को जो है और मजबूत करने के लिए क्या करता है, अगर बच्चा कोई भी गलती कर रहा है तो उसी समय जो क्या करता है टीचर, उसको जो है उसका आकलन करके जो उसको तुरंत सुधार करता है। तो ये तो सही है, लेकिन पूछा गलत है ना, नहीं पूछा है ना। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, इसको छात्रों को बिल्कुल। बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, बिल्कुल। रचनात्मक बच्चा अगर कुछ भी सीख रहा है ना, उसको हम रचनात्मक आकलन के माध्यम से। रचनात्मक आकलन क्या होता है, ये आकलन से संबंधित एक बॉडी है, मूल्यांकन से संबंधित एक बॉडी है, जिसमें हम बच्चों का जो कुछ भी कार्य होता है ना उसका हम मूल्यांकन करते हैं, आकलन करते हैं बच्चों का, ठीक है। तो इसका सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है। तो गलत कौन सा है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में जो इसकी सूचना दी जानी है, तो यही इसका जो गलत है, क्योंकि पूछा इन्होंने गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर है। इट इज टू बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ द रिपोर्ट कार्ड। एवरी क्वार्टर रिपोर्ट कार्ड की तो ऐसी कुछ बात ही नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए भाई? वो अपनी छात्रों को चाहती है कि भाई जो हमारी लैंगिक विषमताएं हैं और उसके बाद जो कुछ जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, इसके प्रति वो क्या करना चाहती है, इसके प्रति जो है वो अपने छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो इसके लिए उसको जो है अपनी क्लास में क्या करना चाहिए, देख लो भाई, पॉइंट्स है आपके सामने, जो बेस्ट पॉइंट है वही आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना कि पैडागोजी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें जो है ना आप फुल में से फुल भी ला सकते हो, अगर आपका जो है ना अप्रोच सही होना चाहिए। अप्रोच किस हिसाब से कि आपको जो है ना जो बच्चा होता है ना, चाइल्ड होता है, चाइल्ड को सेंटर में रख के जो है आंसर देना है। चाइल्ड को सेंटर में रखने का मतलब है कि जो बच्चे के लिए ठीक है वो आपको बताना है, जो टीचर के लिए ठीक है वो नहीं बताना है, जो सोसाइटी के लिए ठीक है वो नहीं बताना, जो स्कूल के लिए ठीक है वो नहीं बताना। अगर स्कूल के लिए कुछ गलत भी है लेकिन वो बच्चे के लिए ठीक है, तो वो आंसर आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। समझ गए? तो ये पैडागोजी की जो है अप्रोच होती है। तो इस तरीके से करोगे ना तो कोई भी आंसर जो आप इजीली जो है दे पाओगे। और सीटेट क्रैक करना बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम में क्रैक किया है। आप सब पढ़ते नहीं हो ना, पढ़ते भी हो तो उसको रिवीजन नहीं करते, इसलिए जो आपको जो है ये सारी चीजें मतलब टफ लगती है। सोचो अगर सीटेट आपको टफ लग रहा है तो जॉब के एग्जाम कैसे करोगे? जॉब का एग्जाम में तो पहाड़ जैसा सिलेबस होता है। अगर डीएसएसबी में अगर आप जाओगे ना, डीएसएसबी का सिलेबस देख लोगे ना, इसका 100 मार्क्स की सीटीपी पूछी जाती है टीचिंग मैथोलॉजी के नाम से, उसका सिलेबस ना पूरा पहाड़ जैसा सिलेबस है। प्राइमरी के लिए मैं बता रहा हूँ। चलो इसका आंसर हम देख लेते हैं। रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। अगर हमें बच्चों को जो है रूढ़िवादी सोच के प्रति, रूढ़िवादी जेंडर स्टीरियोटाइप के प्रति संवेदनशील बनाना है, तो क्या हम उसको ये प्रस्तुत करेंगे कि देखो भाई जो है आपके जो भाई है वो घर में आराम करेगा और आपको खाना बनाना है? तो क्या इस तरीके के हम एग्जाम्पल बच्चों के सामने देंगे? नहीं, इस तरीके के एग्जाम्पल हम बच्चों के सामने कभी नहीं देंगे। विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएंगे। सिर्फ फ्लैश कार्ड दिखाने से क्या हो जाएगा? फ्लैश कार्ड दिखाने से क्या बच्चे में संवेदनशीलता आ जाएगी? केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने के लिए कहेंगे। मैंने क्या बोला है? जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि कुछ भी ऐसी रूढ़िवादिता हमारे समाज में चल रही है, जैसे कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती है, लड़कियां जो है मतलब वो नहीं कर सकती है, लड़कों के मुकाबले लड़कियां कमजोर, ये
सारी चीजें रूढ़िवादिता है। जो मम्मी है वो सिर्फ किचन में काम करेगी, जो पापा है वो बाहर कमाने जाएंगे, तो ये रूढ़िवादी सोच है। ठीक है, इस चीज के प्रति हमें संवेदनशील बनाना है। तो सिर्फ एक जेंडर को जो हम लड़कियों के सामने हम ये नहीं बोल सकते कि भाई लड़कों को जो है हम जेंडर स्टीरियोटाइप को खत्म करने, आप तो और बढ़ा रहे हो ना जेंडर स्टीरियोटाइप, सिर्फ लड़के से काम करा के। वहाँ पे आप ये कर सकते हो कि लड़का लड़की दोनों को सम्मिलित करके कक्षा की सफाई करवा सकते हो, जो छोटे मोटे कार्य है वो करवा सकते हो। तो वहाँ पे इस चीज को आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। ऐसे नहीं कि किसी एक जेंडर को लिया पकड़ा और उससे जो है सारे काम बर्तन साफ करा रहे हो लड़कों से, तो इससे जो है जेंडर स्टीरियोटाइप खत्म नहीं होगा। एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है, समझे, यही इसका करेक्ट आंसर है। आपको अभी अजीब लगा होगा कि एक छात्र की माँ ऑटो चालक है, पिता तो ऑटो चालक होंगे लेकिन माँ ऑटो चालक है, तो यहीं पे तो हम जेंडर स्टीरियोटाइप खत्म कर रहे हैं। लड़कियां आज के टाइम में बाइक चला रही है, बुलेट चला रही है, रास्ते पे जब वो चलाती है ना तो कुछ बंदे ना मतलब आपस में बात करते हैं कि यार देख लड़की चला रही है, लड़की चला रही है ऐसे, और अगर वहीं पे कोई लड़का चलाए तो कोई बात नहीं करेगा, नॉर्मल चीज है। तो ये चीजें क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप है भाई, कि हमारे समाज में हमने लड़कियों को इतना पिछाड़ रखा है कि वो जब कोई नया काम करती है तो हमें अजीब लगता है, लोग बात बनाना चालू करते हैं उसके ऊपर, समझ गए। जिस तरीके से अभी आपको ये पॉइंट पढ़ के अजीब लगा कि एक छात्र की माँ को जो है हमें कक्षा में इनवाइट करना है और वो क्या है, वो एक ऑटो चालक, तो हमें अजीब लगा ना। आजकल तो खैर ई रिक्शा दिल्ली जैसे शहरों में आपको काफी सारी महिलाएं चलाते हुए दिख जाएगी और वो अच्छा चीज है। कोई मेहनत करके खा रहा है, कोई इधर उधर जो है खामा खा के जो है व्यूज के चक्कर में जो इधर उधर जो मतलब वो चीजें हो रही है, उससे तो काफी अच्छा है ना कि भाई कोई अपने सम्मान के लिए जो कोई अपने इज्जत को बचा के जो है कोई मेहनत से जो रोटी खा रहा है। तो समझ गए, इसका जो बेस्ट आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन है। इनवाइट द मदर ऑफ ए स्टूडेंट हु इज ऑटो ड्राइवर टू द क्लास। वो जब हम इसको इनवाइट करेंगे ना तो फिर बच्चे के मन में सिर्फ ये इमेज नहीं आएगी कि जो ड्राइवर होते हैं ना, जो रिक्शा चलाते हैं, जो टमटम चलाते हैं, खैर टमटम तो अब खत्म ही हो गए, जो बस चलाते हैं वो सिर्फ पुरुष होते हैं। हमें जेंडर न्यूट्रल बातें क्लास में करनी चाहिए। मैंने आपको सीडीपी में पढ़ाया भी है कि हमें कैमरा मैन नहीं बोलना, मैन बोलेंगे तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि तो कैमरा तो भाई लड़कियां भी जो है फोटोग्राफी का काम करती है, तो उसे हम कैमरा पर्सन बोलेंगे। पर्सन बोलेंगे ना तो पर्सन में मेल भी आ जाएगा, फीमेल भी आ जाएगा। चेयर मैन ना बोल के चेयर पर्सन बोलना है, बैट मैन ना बोल के बैटर, क्योंकि लड़कियां भी तो क्रिकेट खेलती है ना। वो अलग बात है कि आपको उनके लीडर का नाम नहीं मालूम होगा। चलो भाई, ठीक है भाई। उसके बाद इस वीडियो का हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा 5th के समयन आमतौर पे अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करता है। समयन एक बच्चे का नाम है और वो क्या करता है, आमतौर पे जो भी उसको कक्षा में कार्य मिलता है ना वो नहीं करता है। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है। ये जो मुद्दा, ये जो समस्या, इस चीज को एक शिक्षक के रूप में आप हल करना चाहते हो तो क्या उसको कूट दोगे, ऐसा करोगे? कूटने से क्या वो जो है उसको दरार धमका के रखोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो चीज तो इस चीज पे हमारा प्रतिबंध लगाता है भाई, मार पिटाई पे, फिजिकल पनिशमेंट वगैरह पे, मेंटल पनिशमेंट पे, इस चीज पे तो रोक लगाता है। तो ऐसा तो आप नहीं कर सकते। और किस तरीके से उस बच्चे को जो आप जो होमवर्क कुछ भी अगर आप दे रहे हो तो उसको किस तरीके से मना सकते हो कि भाई तुम्हें होमवर्क करना चाहिए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे हम बात करेंगे। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर किसी को कोई समस्या है तो उसके पास जाओ, बैठो, उससे पूछो भाई उसके पास उसको क्यों समस्या आ रही है, वो क्यों नहीं करना चाह रहा है ये चीज, तो वो अपनी समस्या तो आपको बताएगा नहीं। कि ह्यूमन नेचर होता है, अगर किसी से आप अगर धीरे से बात करते हो, उसकी जो है संवेदना में जो है उसकी संवेदना में पूरा संपूर्ण साथ देते हो, तो वो भाई आपको हर चीज बताएगा। और उसी अकॉर्डिंग फिर क्या करो, जो उसको चीज अच्छी लग रही है उसी अकॉर्डिंग फिर आपको जो है क्या करना है, उसको उस तरीके से काम देना है, समायोजित करना है कक्षा में। तो यही इसका बेस्ट ऑप्शन है। किसी दूसरे बच्चों को उसकी कक्षा के कार्य पूरा करने के लिए ये ऐसा तो ऑप्शन भी टिक मत लगाने देना। माता पिता से बात करने, उन्हें सलाह दें। भाई माता पिता ने आपके पास भेजा है, आप माता पिता को जो है फिर बोलोगे कि आपको इस तरीके से ये करना है, ये करना है, ये करना है, नहीं, आपको ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उन्हें वैकल्पिक और आसान गृह कार्य देने से वो काम ही नहीं करना चाह रहा है भाई, वो कोई कार्य ही नहीं करना चाह रहा है, चाहे मुश्किल हो या आसान, वो कार्य ही नहीं करना चाह रहा है। चाहे उसको A फॉर एप्पल दे दो, B फॉर, वो कार्य ही नहीं करना चाह रहा है। उसकी समस्या का तो निदान करोगे ना, जो उसकी समस्या है, मूलभूत समस्या, उसका निदान करोगे तभी ना वो कार्य करेगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। टॉक टू हिम टू फाइंड आउट हिज डिफिकल्टी एंड एडजस्ट द क्लास वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का जो है आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। मुस्कान एक टीचर है
और जो है उसने एक डिबेट कंपटीशन जो है कक्षा में आयोजित की। किस टॉपिक पे? कि जो परिवहन में जो है ना, जो हमारा ट्रांसपोर्ट, जो गाड़ी घोड़े हैं, इनमें जो है ना डीजल को जो है ना निषेध बताएगा, मतलब डीजल का उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीजल से आप सभी को मालूम है कि पहली बात तो ये जो है एक ऐसा फॉसिल फ्यूल है जिसको बनने में कई हजारों लाखों करोड़ों साल लगते हैं, और ये अब खत्म होने की कगार पे है। तो हमारी आने वाली पीढ़ी किस चीज़ का प्रयोग करेगी, वो अलग बात है कि इसके ऑल्टरनेटिव निकल रहे, लेकिन भाई ये चीज़ें भी तो होनी चाहिए ना। तो वो इस चीज़ को निषेध के टॉपिक पे जो है वाद विवाद जो है आयोजित किया उसने। तो इसका क्या उद्देश्य है? यह पूरी तरीके से परिवहन से डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना। नहीं भाई, पूरी तरीके से तो हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। चलो भाई, छात्रों के विचार भी जान सकते हैं। चलो इससे बेस्ट पॉइंट देख लेते हैं। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभ पर छात्रों को संवेदनशील बनाए। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है भाई। यह इस मुद्दे पर छात्रों को नई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर। आप देखोगे कि जब छात्र इस चीज पे वाद विवाद करेंगे ना, तो क्या करेंगे, उनको जो है एक दृष्टिकोण मिलेगा, उसको भी समझ में आएगा कि हाँ भाई ये चीज़ें तो मतलब फॉसिल फ्यूल है, और ये अगर एक बार खत्म हुई तो फिर कई करोड़ों लाखों साल बाद जाके बनेगी। तो एक दृष्टिकोण मिल गया, तो उसको जो है सराहना करने में मदद करता है। तो जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है ना, उससे बेहतर ये ऑप्शन है। इट हेल्प स्टूडेंट अप्रिशिएट मल्टीपल व्यू पॉइंट्स ऑन द इशू। मल्टीपल व्यूज पॉइंट आएंगे जो है, और स्टूडेंट को जो है हेल्प मिलेगी उस चीज़ों को समझने में। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या है? ईवीएस में मैपिंग स्किल क्या है? ईवीएस में देख लेते हैं भाई। लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करना, यानी कि डेवलप लैंडस्केप ड्राइंग स्किल, क्या ये चीज है? पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करना, ऐसा तो कुछ है नहीं, पूर्वानुमान का तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करने की भी बात नहीं हो रही है। स्थानों और सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना। मानचित्रण, जब भी आप मानचित्र बनाते हो तो इससे क्या आपके अंदर कौशल विकसित होते हैं? आपको स्थानों का ज्ञान होता है, दिशाओं का ज्ञान होता है कि नहीं होता? यह बताओ। जब आप मानचित्र बनाते हो तो आपको दिशाओं का ज्ञान होता है कि जो है दिल्ली किस दिशा में है, बिहार किस दिशा में है, केरल किस दिशा में। तो इससे हमारा क्या होता है कि इससे हमें जो है स्थानों के सापेक्ष स्थितियों की जो है समझ होती है, जैसे कि बिहार के सापेक्ष दिल्ली की दिशा क्या है, गुजरात की दिशा क्या है। तो ये चीजें जो है हमारी मानचित्रण कौशल में विकसित होती है। ठीक है, उसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 10वां क्या है? ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। किस चीज में सहायक है बताना है आपको। पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने। विशिष्ट कोई स्पेसिफिक चीजें की अगर बात आ रही है तो ऑप्शन पहले ही कट कर दो। पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्ण सीखने के लिए, एक मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, एक जो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जो है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, एकीकृत प्रकृति जो है बच्चों को एक सार्थकपूर्ण सीखने में जो है सहायक होती है। इन रिड्यूसिंग करिकुलम लोड एंड मेकिंग लर्नर्स लर्न मीनिंगफुली। ठीक है, समझ गए। 11वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक जो है व्यापक संकेतक नहीं है? ईवीएस में आकलन का व्यापक संकेतक नहीं है, ये आपको बताना है, नहीं बताना है। सहयोग, सहयोग में क्या हम आकलन नहीं कर सकते? हम बोलते हैं ना कि जैसे कि टीचर भी बोलते हैं ना कि बेटा एक काम करो, आपकी कॉपी मैंने चेक कर दी, आप जो अपने दोस्त की कॉपी चेक कर दो। तो यहाँ पे दोस्त का आकलन कर सकता है। ग्रुप में अगर कोई भी चीजें, बच्चा अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो वहाँ पे वो जो है एक दूसरे का आकलन कर सकता है। तो भाई ये तो संकेतक है सहयोग। न्याय के प्रति सरोकार, ये भी बिल्कुल है। समानता के प्रति सरोकार, ये भी है। अवधारणा मानचित्र यानी कि कंसेप्ट मैपिंग ही जो है आकलन का जो है एक व्यापक संकेतक नहीं है। समझ गए। उसके बाद 12वां है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बिरूनी एक यात्री आया था। यात्री का मतलब होता है कि आज से हजारों साल पहले ना जो लोग होते थे ना, आज तो खैर जैसे कि आप घूमने जाते हो तो इसी तरीके से जो है ना वो भी घूमने आते थे, और यहाँ की जो है सारी चीजों के बारे में, आजकल तो खैर सिंगापुर में क्या चीजें फेमस है सब कुछ आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन उस टाइम में तो नहीं होता था। उस टाइम में क्या होता था कि जो यात्री होते थे ना वो जो है दूसरे देश में जाते थे, वहाँ की जो चीजें फेमस है वहाँ को जो है सारी चीजों को जो है अपनी एक डायरी में लिख के जो है अपने देश ले जाते थे, और फिर वहाँ पे इस चीज को जो है पब्लिश करते थे। तो इसी तरीके से जो अल-बिरूनी, इवन बतूता हुए, ये सारे जो है हमारे यात्री थे जो कि हमारे भारत आए थे। कि अवलोकन के आधार पे कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है, तो ये आपको बताना है। चलो इसके जो है सारे ऑप्शन बता देता हूँ। इसके एक से अधिक जो है इसके आंसर है, तो वो बताना है आपको। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की जो है मदद करते हैं। जो भी स्रोत वगैरह जो होते हैं उन सारी चीज़ों की पहचान करने में जो ये शिक्षार्थियों की मदद, बिल्कुल ये जो है इसका
करेक्ट आंसर है, एक पहला करेक्ट आंसर है। उसके बाद यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में जो है मदद करते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन जो वो कर रहे हैं उस चीज़ की रिकॉर्डिंग में जो है सुधार करने की जो है ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ऐसा कुछ तो भाई ऐसा ये रिकॉर्डिंग की तो बात होती नहीं है, तो बी तो नहीं होगा। उसके बाद सी देखते हैं, ए तो होगा, बी नहीं होगा। सिर्फ अवलोकन होता तो शायद हम लगा देते, लेकिन रिकॉर्डिंग की बात आ गई तो यहाँ पे वो नहीं लगाएंगे हम। यह है शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूदा तकनीकों की सराहना करने में जो है मदद करते। बिल्कुल, देखो भाई, आज से पहले जब आप चरखे को देखते हो या फिर कुछ ऐसे यंत्र को देखते हो जो है मतलब पुराने जमाने के हैं, तो आप उसको देख के कितने हैप्पी जो है फील करते हो। इसी तरीके से जो ये जो है हजार साल पहले किस प्रकार के जो है तकनीक थे, वो सारी चीज़ों को जो है छात्रों को जो है सराहना करने में मदद करते हैं। ये भी जो है इसका जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि ए करेक्ट है, सी करेक्ट है और आगे भी देखते हैं। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद, बिल्कुल ये भी जो इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका सेकंड ऑप्शन ए सी डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका आंसर नहीं है। ठीक है भाई, ए सी डी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें क्या है, इट हेल्प्स लर्नर्स टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ हिस्ट्री, बिल्कुल। इट हेल्प लर्नर्स टू अप्रिशिएट द टेक्नोलॉजी, जो पहले एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी उसको जो है अप्रिशिएट करने में जो है ये मदद करते हैं। बिल्कुल, हजार साल पहले क्या जो है टेक्नोलॉजी थी। इट हेल्प लर्नर्स टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ एविडेंस इन हिस्ट्री, ये सारी चीज़ों के जो है हेल्प करते हैं। तो ए सी डी जो इसका करेक्ट आंसर है। 13वां क्वेश्चन क्या है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वानी उन्हें ऐसी, वानी एक जो है मैडम का नाम है, मतलब नाम भी ऐसे तरीके से दे रखा है वानी, ये चलो, वानी उन्हें एक जो है ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ावा के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप जो उपयुक्त कार्य के लिए ठीक रहेगा। आप सभी को मालूम है, जो बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, पियाजे की थ्योरी में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है कि जब बच्चा जो है सेंसरी मोटर स्टेज में होता है तो वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से सीखता है, तो वो सबसे ज़्यादा जो अपनी इंद्रियों से सीखता है। जो 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है वो इंद्रियों से सीखता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है वानी एक चाहती है, वानी जो मैडम है वो एक गतिविधि एक्टिविटी कराना चाहती है क्लास में, और वो चाहती है कि मैं एक ऐसी गतिविधि कराऊं जिसमें जो बच्चों की जो सेंसेस है ना, जो इंद्रियां हैं, वो सभी इंद्रियां एक्टिव हो। तो भाई ऑप्शन से और अच्छे से समझ में आएगा आपको। कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय के संदर्भ में व्यक्तियों को सिर्फ आमंत्रित करने से क्या उसके जो बच्चों की जो इंद्रियां वो एक्टिव हो जाएंगे? नहीं। समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, ठीक है, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन सभी इंद्रियां इससे जो है एक्टिव नहीं होगी। उसके बाद तीसरा है, उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट ऑडियो विजुअल साधन के लिए जो है स्मार्ट कक्ष का उपयोग करेंगे। तो इससे भी जो है सिर्फ बच्चा देखेगा सुनेगा, 2 ही सेंस तो उसका एक्टिव है, और बाकी के सेंस नज़दीक के स्थान के लिए जो है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करेंगे। नज़दीक का जो कोई भी टॉपिक है, लाइक हम फार्मिंग से संबंधित बच्चों को कुछ समझाना चाह रहे हैं, हम खेतों में ले गए बच्चों को, और वहाँ पे जो हम समझा रहे हैं फार्मर किस तरीके से जो है हल चला रहा है, किस तरीके से ट्रैक्टर चला रहा है, किस तरीके से जुताई बुआई हो रही है, तो वहाँ पे बच्चा वो उस चीज़ों को फील भी करेगा, उस चीज़ के प्रति संवेदनशील भी होगा कि हाँ भाई जो हम रोटी खाते हैं वो इतनी मेहनत से आ रही है। तो वहाँ पे बच्चा देख भी रहा है, फील भी कर रहा है, और हर चीज़ कर रहा है, उसकी मैक्सिमम जो है इंद्रियां वहाँ पे जो उसकी एक्टिव रहेगी। और वैसे भी यहाँ पे जो है फील्ड ट्रिप की बात, क्षेत्र भ्रमण की बात आई, तो वो तो वैसे ही ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसका जो है 13 का जो है 4th हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू नियर बाई प्लेस पे भी ले जाने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते, वो अभी नहीं, वो अभी आपको हम बाद में आपको जब DSSB के लिए पढ़ाएंगे ना 100 मार्क्स के लिए, तब हम आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन है, इकरा भी एक पता नहीं इकरा मैडम है कि सर है, नाम ही अजीब है। इकरा अपने शिक्षार्थियों को EVS में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? इकरा एक फीमेल है, ठीक है। समाचार पत्रों को क्यों प्रोत्साहित करते हैं पढ़ने के लिए? ये मनोरंजक साधन उपलब्ध है इसलिए। ये शिक्षार्थियों को उनके आसपास के संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। मतलब आप घर में बैठे संसार में, हमारे भारतवर्ष में, जम्मू में, केरल में क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ें कहाँ हो रही है, वो सारी चीज़ें जो हमें घर बैठे एक न्यूज़पेपर में पता चल जाता है। आजकल तो खैर न्यूज़पेपर से भी अच्छा आपके फ़ोन में आपका जो स्मार्टफोन है ये है, खैर लेकिन हम थोड़ा सा पुराने परिवेश की उससे जो हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो इसका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दीज हेल्प लर्नर्स कनेक्ट विद देयर ओन वर्ल्ड से जो है कनेक्ट करता है। 15 और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का हमारा, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने और एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चनिंग इज यूज्ड इन EVS एज
एज अ डिवाइस, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको एक डिवाइस, एक युक्ति के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो देख लेते हैं भाई क्या है इसका जो है आंसर। अनुशासन को बनाए रखने, केवल अनुशासन को बनाए रखने के लिए कितने देर बना लोगे? ध्यान खींचने के लिए, ध्यान खींचने अटेंशन के लिए हम कितने देर अटेंशन कर लोगे? नियमों के पालन को बढ़ावा, नियमों के पालन को बढ़ावा नहीं। कक्षा कक्षा में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए जो हम क्या करते हैं, जो प्रश्न जो ईवीएस में हम पूछते हैं उसको जो है एक डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है इंक्रीज क्यूरियोसिटी इन द क्लासरूम। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बढ़ाने के लिए जो हम ऐसा करते हैं। ठीक है भाई, इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आज की वीडियो में इतना ही। जो भी नोट्स चाहिए हमारे टेलीग्राम पे है। और जय हिंद, जय भारत।